हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मौलिक अधिकार हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने सभी मौलिक अधिकारों को कर लिया था। कुछ मौलिक अधिकार बचे हुए थे, जिसमें से अनुच्छेद 32 तक यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो था वो हो गया था। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 33 और 34 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है और अनुच्छेद 34 क्या कहता है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 35 बचेगा और मूल अधिकार चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज जो है हम दो अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने वाले, उनके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है और किस कंडीशन में जो है दोनों अनुच्छेद लगाए जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद नंबर 33 की, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 33 की। तो अनुच्छेद नंबर 33 क्या कहता है भारत के संविधान में। अनुच्छेद नंबर जो 33 है वो क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 33 ये कहता है कि संसद को एक अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? संसद को अधिकार यह देता है, जितने भी सैनिक बल हैं, सैनिक बल हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, पुलिस हो गया, इन लोगों को एक अधिकार दिया जाता है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब मूल अधिकार पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं भाई? ऐसे तो है नहीं हर कोई आएगा डायरेक्ट सरकार ने बोल दिया कि जाओ मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दो व्यक्ति के। ऐसा तभी होता है जब वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि वहां पे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाना युक्त है, यानी कि सही है, तो वहां पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो संसद को क्या देता है, संसद को यह अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है, संसद को अधिकार देना। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है किसको? इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें है सैनिक बल हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, पुलिस बल हो गया। कौन सा हो गया? पुलिस बल हो गया। इन लोगों को अधिकार देता है कि आप व्यक्ति के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। किसके? व्यक्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, व्यक्ति के मूल अधिकार पर क्या लगा सकते हैं? प्रतिबंध आप लगा सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध इसलिए लगाया जाता है जब भी देश को लगे कि कहीं खतरा है, तो वहां पे जो जितने भी बल फोर्स होता है, जितना भी इसमें अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, इन लोगों को यह अधिकार है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसा केवल किसको अधिकार है? ऐसा केवल संसद को अधिकार है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या राज्य विधानमंडल को अधिकार है व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए? तो ऐसा राज्य विधानमंडल में नहीं है, राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया कि जो संसद है वो केवल अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है, और उस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की जो जिम्मेदारी वो संसद की होती है। उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें सैनिक आते हैं, अर्धसैनिक बल आते हैं, पुलिस बल आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सैनिक में, अर्धसैनिक बल में जितने भी सैनिक के अंदर कैटेगरी आती है, जैसे मान लीजिए सैनिक की पोस्ट पे है, कोई इसमें बावर्ची भी होगा, कोई नाई भी होगा, और कोई बावर्ची हो गया, नाई हो गया, दर्जी हो गया, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया सैनिक बल में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन कौन से हैं। इसमें नाई भी आता है, नाई हो गया, बावर्ची हो गया, बावर्ची हो गया, और क्या हो गया हमारा? दर्जी हो गया। ये सारे जो हैं सैनिक बल में इंक्लूड किए जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं? ये व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और क्या है? कानून जो है, अगर किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो इसमें उच्चतम न्यायालय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो तो जाकर के वहां पे रिट दायर कर सकता है या जाकर वहां पे उसकी शरण जा सकता है। तो ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। इसमें साफ लिखा गया है कानून को न्यायालय या मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस कानून को, यह कानून अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनेगा, इस कानून में यह बताया गया है कि कानून बन जाएगा, इस कानून को न ही न्यायालय न ही
उच्च न्यायालय, किसी में इनको क्या है चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें कौन कौन से अधिनियम आते हैं, जिस अधिनियम के अंतर्गत संसद जो है मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो कौन कौन से अधिनियम है? 1950 के अधिनियम आते हैं। 1950 के 3 अधिनियम आते हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारा हो गया सैन्य अधिनियम, सैन्य अधिनियम हो गया, एक हमारा हो गया सैन्य अधिनियम, दूसरा हमारा हो गया नौसेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम हो गया, तीसरा हमारा हो गया वायुसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम। इस अधिनियम में बताया गया है, वायुसेना अधिनियम हो गया। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति के मूल अधिकार पर ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं, संसद को अधिकार, संसद ने क्या है इनको अधिकार दे दिया कि भाई जाइए मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दीजिए। अगर जैसा कोई कंडीशन आती है कि वहां पे अगर जो खतरा हो, तो अगर जैसे ही व्यक्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगता है, जैसे कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के मूल अधिकार पर जब प्रतिबंध लगता है तो उससे कौन कौन सी स्वतंत्रताएं जो है छीन ली जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता छीन लेते हैं क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, और मीडिया के समक्ष अपने बात रखने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस के समक्ष स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, समक्ष स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। और फिर हमारा हो गया धरना प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लग जाता है, धरना प्रदर्शन पर भी क्या है प्रतिबंध लग जाता है, धरना प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लग जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये सब क्या लगाते हैं, प्रतिबंध क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो अनुच्छेद 33 में ये पूरा विस्तार से बताया गया है। एक बार फिर से हम थोड़ा एक तरीके से जान लेते हैं अनुच्छेद 33 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 33 में बताया गया सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। सशस्त्र बल क्या होता है? सशस्त्र बल में मूल अधिकारों को जो है प्रबंधित करने का, या मूल अधिकारों को प्रबंधित करने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। संसद ने अधिकार किसको दिया है? जितने भी इसमें अर्धसैनिक बल, सैनिक बल हो गया, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इनको दिया गया। इसमें जितने भी आते हैं जैसे नाई हो गया, दर्जी, बावर्ची, ये सब इसी में इंक्लूड किए गए हैं। कौन से अधिनियम के अंतर्गत इनका प्रावधान था? तो 1950 के 3 अधिनियम आए थे, जो कि हमने लिखा है, पहले सैन्य अधिनियम हो गया, फिर नौसेना अधिनियम, वायु अधिनियम हो गया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से उसको वंचित कर दिया जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, आप बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रख सकते हैं, और क्या मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रख सकते हैं। फिर हमने क्या बताया, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वैसे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार था, लेकिन अगर जहां कहीं भी अनुच्छेद 33 लगाया जाता है, जिसको कहते हैं सशस्त्र बल, अगर जो कहीं लग जाता है तो वहां पे आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। इसको एक और नाम दे देते हैं, क्या है? सशस्त्र बल, सशस्त्र बल। ये हो गया अनुच्छेद 33 में ये बताया गया। फिर हम अगला हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या प्रावधान है, आगे जानते हैं। अनुच्छेद 34 में क्या प्रावधान है देख लेते हैं। अनुच्छेद 34 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मार्शल लॉ जो होता है वो हमारा सशस्त्र बल से थोड़ा अलग होता है। मार्शल लॉ कभी भी और कहीं भी लागू किया जा सकता है। ये कहाँ लागू किया जा सकता है? कहीं भी, कहीं भी लागू किया जा सकता है, कहीं भी लागू किया जा सकता है। या क्या है, कहीं भी लागू किया जा सकता है। और संसद को जो इसका जो मार्शल लॉ लागू करने की जो शक्ति वो किसके पास है? संसद के पास। संसद के जितने भी कर्मचारी हैं, ये शक्ति तो पहली बार संसद के पास होती। संसद यह शक्ति किसको देता है? कर्मचारी को। किसको देता है? कर्मचारी को। कर्मचारी ये शक्ति पाते हैं और वहां पे मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? तो परिस्थितियां कौन कौन सी होती है जिनसे मार्शल लॉ लगाया जा सकता है? जिसको हम कहते हैं सैन्य शासन। इसको एक और नाम देते हैं सैन्य शासन, यानी कि सेना का शासन चलता है। क्या चलता है? सेना का शासन चलता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? जब उस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी राज्य जो वहां पे क्या हो, अशांति हो, दंगा की स्थिति हो, दंगा की क्या हो? दंगा की स्थिति हो, अशांति हो, दंगा की स्थिति हो, हड़ताल हो,
तो वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और जितना भी कानून है, जितना भी वहां की शासन व्यवस्था है, तो शासन व्यवस्था है पहले क्या होती है, शासन व्यवस्था होती है सरकार के पास, सरकार चलाती है, सरकार कानून के हिसाब से चलाती है। जैसे ही वहां पे मार्शल लॉ लगता है, क्या लगता है, मार्शल लॉ, ये जो भी शक्तियां हैं, ये किसके पास आ जाती हैं, सैन्य शासन के पास आ जाती हैं, सैन्य शासन के पास आ जाती हैं। और अपने अनुसार वह क्या करता है, शासन चलाता है, अपने अनुसार क्या करता है, शासन चलाता है, अपने अनुसार शासन चलाता है। क्या करता है, शासन व्यवस्था जहां पे मार्शल लॉ लागू नहीं है, तो वहां पे क्या करता है, सरकार कानून के हिसाब से, साधारण कानून के हिसाब से शासन व्यवस्था चलाती है। जैसे ही मार्शल लॉ लग गया, क्या हो गया, वहां पे जो शक्ति है सैन्य शासन के हाथ में आ गई और सैन्य शासन चलने लगता है। ये मार्शल लॉ जो होता है, इससे काफी ज्यादा हानि होती है। मार्शल लॉ कोई साधारण परिस्थिति में नहीं लगाया जाता है। मार्शल लॉ लगने का मतलब है कि उस राज्य में सभी नागरिक जो हैं, उनके मूल अधिकार को बहुत काफी हद तक प्रभावित होते हैं। ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि काफी तक प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता तो दूर की बात रही, आपका जो है, आपके प्राण की स्वतंत्रता तक की छीन ली जाती है। यानी कि आप बाहर निकलोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, जिसको कहते हैं कर्फ्यू लगना। कर्फ्यू लगना से भी ज्यादा ये हानिकारक होता है। मार्शल लॉ होता है, इसमें व्यक्ति के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकार क्या कर लिए जाते हैं, मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। और विशेष परिस्थिति में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। अनुच्छेद 34 हमारा बताता है कि जब मार्शल लॉ आया, तो मार्शल लॉ को क्या है, मार्शल लॉ कानून लगाने की शक्ति संसद के पास है। संसद ने क्या किया, जितने भी उसके कर्मचारी हैं जो मार्शल लॉ कानून लगाने के लिए एलिजिबल हैं, उनको दे दिए पावर कि भाई जाइए आप वहां मार्शल लॉ लगा दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कोई सरकारी कर्मचारी उठेगा जाकर के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा देगा, ऐसा नहीं है। जब भी वहां उसको लगे कि यहाँ पे शांति, यहाँ पे दंगा होने की चांस है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली, तो वहां पे तुरंत वो मार्शल लॉ लगा देता है। जैसे ही मार्शल लॉ लगता है, तो वहां की जो पूरी शासन व्यवस्था होती है वो सैन्य कानून के सैन्य शासन के पास चली जाती है। सैन्य शासन अपने हिसाब से वो उस राज्य या उस देश की व्यवस्था को कंट्रोल करता है। और वहां पे व्यक्ति के अधिकारों का तो पूरा छीन ही लिया जाता है। और अगर जो कोई उसके कानून का उल्लंघन करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। उसकी ये काफी ज्यादा जो मार्शल लॉ होता है काफी हानिकारक होता है। ये ऐसे साधारण परिस्थिति में नहीं लगाया जा सकता। इसमें जब कोई गंभीर परिस्थितियां हो तभी ये मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अब चलिए कुछ मार्शल लॉ हो गया और राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि कैसे कि मार्शल लॉ में क्या डिफरेंट है और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या डिफरेंट है। तो अगला देखते हैं मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में क्या होता है। तो अगला हम डाल लेते हैं मार्शल लॉ इधर हो गया हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। यह क्या होता है, अब ये जो मार्शल लॉ होता है इसको क्या कहते हैं, सैन्य कानून। क्या कहते हैं, सैन्य कानून। कुछ पॉइंट हैं जो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मार्शल लॉ जहां कहीं भी लगता है क्या करता है, केवल व्यक्ति के मूल अधिकार का ही उल्लंघन करता है। मूल अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है। मार्शल लॉ कहीं लगेगा तो व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। ये क्या करता है, जहां कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो वहां पर मूल अधिकार का उल्लंघन की तो बात है ही, वहां पर क्या होता है, केंद्र राज्य के संबंध बिगड़ जाते हैं। केंद्र राज्य के संबंध पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव पड़ता है। उसका राजस्व वितरण पर प्रभाव पड़ता है कि राजस्व वितरण कैसे होगा, वो भी प्रभावित होता है राष्ट्रीय आपातकाल से। फिर हमारा हो गया, इसमें क्या होता है, मार्शल लॉ में होता है सामान्य व सरकारी कानून निलंबित। सामान्य व सरकारी कानून निलंबित होता है। सरकारी कानून निलंबित
कहने का मतलब ये हुआ, जिस भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाता है तो वहां पे अगर जो कोई भी गवर्नमेंट है तो वहां पे जो सैन्य शासन है वो क्या कहते हैं, वहां पे साधारण शासन जो है चल रहा था वो क्या कहते हैं, पूरा शासन किसके पास जाता है, सैन्य शासन के पास जाता है। सेना जो है अपने हिसाब से वहां पे शासन चलाती है। लेकिन जहां कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो वहां पर क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जाहिर सी बात है संबंध तो प्रभावित होंगे केंद्र और राज्य के, लेकिन जो शासन वो अपने तरीके से ही चलेगा। शासन क्या है, अपने तरीके से चलेगा और कानून पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है, कानून व्यवस्था को फिर से निर्धारित किया जा सकता है। कानून व्यवस्था को निर्धारित किया जा सकता है। कानून की व्यवस्था को निर्धारित फिर से निर्धारित किया जा सकता है। कानून की व्यवस्था का निर्धारित किया जा सकता है। इसमें क्या है, विशेष परिस्थितियों में, केवल विशेष परिस्थिति में ही निर्धारण किया जाता है। ये केवल विशेष परिस्थिति में ही निर्धारित किया जाता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, तो परिस्थितियां 3 हैं। पहला हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तभी जो है कानून व्यवस्था का निर्धारण होता है। वैसे क्या होता है, जहाँ कहीं भी मार्शल लॉ लग गया तो कानून व्यवस्था का निर्धारण वो अपने हिसाब से कर देता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जहाँ कहीं भी लगेगा, अगर जो ऐसी स्थितियां नहीं आती हैं तो वहां पे जो शासन वो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन जैसे ही ये 3 स्थितियां आ जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल के जरिए वहां पे शासन चेंज हो जाता है। राष्ट्रपति अपने हिसाब से शासन अपने एजेंट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जैसे भी वो करके चलाते हैं। फिर क्या होता है, संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान तो है नहीं। मार्शल लॉ का संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं। संविधान में कोई विशेष प्रावधान इसका नहीं है। संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसका संक्षेप में संविधान में विशेष प्रावधान दिया गया है। इसका क्या है, प्रावधान है। इसका संक्षेप में प्रावधान है। अगले वीडियो में हम आपको संविधान की जो है संविधान के महत्व बताएंगे और उसके बारे में अगली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।